आडवाणी की तबीयत फिर बिगड़ी। अपोलो अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। 7 दिन पहले एम्स में सर्जरी के बाद डिस्चार्ज हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची टीम इंडिया। मुंबई के लिए भरी उड़ान। शाम 5 बजे खुली बस में होगी विक्ट्री परेड। हेमंत सोरेन 7 जुलाई को शुभ मुहूर्त में लेंगे सीएम पद की शपथ। मोरहाबादी मैदान में होगा भव्य समारोह। नेता विपक्ष राहुल गांधी जा सकते हैं हाथरस। सत्संग भगदड़ में अब तक 123 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों से मिलने जा सकते हैं राहुल गांधी। यूपी के रामपुर में भीषण सड़क हादसा। मुंडापांडे क्षेत्र में कार को रोडवेज बस ने रौंदा। पिता और 3 बेटों सहित 5 की मौत। नीट पेपर लीक, 7 आरोपियों की रिमांड आज खत्म। पटना की सीबीआई कोर्ट में पेशी। एजेंसी ने झारखंड से 7वीं गिरफ्तारी की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की बड़ी खबर से, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी की तबियत एक बार फिर से बिगड़ गई है और अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 15 दिन में दूसरी बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हालत स्थिर बताई जाती है। तो एक बार फिर से लाल कृष्ण आडवाणी की तबियत बिगड़ी है। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी की तबियत एक बार फिर से बिगड़ गई है। अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और फिलहाल डॉक्टर्स की ओर से उनकी हालत को स्थिर बताया गया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को 15 दिनों में दूसरी बार एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और फिलहाल लाल कृष्ण आडवाणी की हालत स्थिर बताई जाती है। और 15 दिनों में दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं लाल कृष्ण आडवाणी और एक बार फिर से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। और द सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दिल्ली की तीसरी शाखा की शुरुआत गाजीपुर गांव में हुई। भारत सरकार के कॉरपोरेटर्स अफेयर और सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने फीता काटकर बैंक की नई शाखा की शुरुआत की। इस मौके पर द सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ आजाद सिंह भड़ाना समेत कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तमाम पदाधिकारी और निर्देशक चेयरमैन मौजूद रहे हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नीति हटती है, विशेष तौर से भारत में, उसमें सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक की आज ब्रांच हुई है। गाँव में खुली है, यहाँ के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर क्या था कि एसपी साहब ने सर्वे कराया था बैंकिंग की जरूरत है, तो उसमें एक प्लेस ये भी था गाजीपुर का जो हमने ब्रांच ओपन किया कि यहाँ भी बैंक की नीड है, क्योंकि बैंक है नहीं। मेन रोड पर एक बैंक है और यहाँ पर 22,000 वोट है इस गाँव में, तो बैंक एक भी नहीं है। तो गवर्नमेंट का भी सर्वे था कि यहाँ पर एक बैंक होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रांच ओपन। एक बहुत बड़ा काम हुआ है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर बैंक चल रहे हैं देश में, वो देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं और जो कोने कोने तक पहुंच सकता है वो कोने कोने तक सर्विस भी कर सकता है। सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक ने एक बड़ा प्रयास किया है और गाजीपुर में ये जो ब्रांच खोली है, इससे फाइनेंशियल इंक्लूसिव भी होगा और यहाँ के लोगों को जो एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, उनको लाभ भी मिलेगा। और ये कोऑपरेटिव मूवमेंट की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है हमारे दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू। सर भैया, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक की न्यू ब्रांच की ओपनिंग हुई है, क्या कहेंगे? कहाँ पर हुई है सर? गाजीपुर गाजीपुर विलेज में। सर, सहकारिता के क्षेत्र में दिल्ली में जितने काम हो रहे हैं और बैंकों के माध्यम से, कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से, उसका नतीजा यही है कि दिल्ली की जनता पसंद कर रही है नेशनलाइज बैंकों से ज़्यादा, प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर
और सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक तो हमारी एक तरीके से बैंकों की फेडरेशन की रीढ़ की हड्डी है, जो छोटे से छोटे तबके के पास पहुंचने की कोशिश में लगी है। और आज गाजीपुर विलेज में ब्रांच खोलने का मतलब ही ये है कि हम नीचे से नीचे के तबके के लोगों के पास जाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर। और उसका श्रेय मैं सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक को देता हूँ, उसके CEO आज़ाद सिंह जी को देना चाहता हूँ, उनके डायरेक्टर्स को देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी और नई शुरुआत करी है, जिससे दिल्ली में कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत सुदृढ़ होगा। आगरा से खबर है, जहां पर ट्रांस यमुना कॉलोनी में व्यापारी ने आत्महत्या कर ली है। व्यापारी ने लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी और मंदिर से लौटने के बाद घर के कमरे में आत्महत्या की। मां को चाय का बोलकर कमरे में गया था व्यापारी। मृतक का FMCG का है व्यापार और मृतक ने कुछ साल पहले ही दूसरी शादी की थी। व्यापारी की आत्महत्या के बाद से घर में चीख पुकार मची हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, घटना की सूचना मिलने पर थाना एतमदुल्ला पुलिस पहुंच चुकी है। मृतक का FMCG का व्यापार है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो व्यापारी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। श्रावस्ती से खबर आपको बताते हैं, जहां पर डीएम ने वन महोत्सव में पौधारोपण किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ने पौधे रोपे हैं और पूजन कर पौधे रोपने की बात सामने आई है। 1 से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है वन महोत्सव सप्ताह। और आपको बता दें कि बिना वृक्ष के जीवन की परिकल्पना असंभव है। डीएम की ओर से अहम बातें भी कही गई हैं। जिलेवासियों से की मां के नाम एक वृक्ष लगाने की अपील। वर्षा काल में हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए, डीएम की ओर से आम लोगों से ये अपील की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर डीएम की ओर से अपील किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां डीएम की ओर से अपील की गई है। और जिलेवासियों से मां के नाम एक वृक्ष लगाने की अपील की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हाथरस मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब भीड़ इकट्ठा होती है तो सरकारी अधिकारी और प्रशासन समय समय पर पर्याप्त तैयारी करते हैं कि भीड़ को कैसे प्रबंधित किया जाए और आपातकालीन स्थिति में क्या आवश्यकताएं हैं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं खस्ता हाल हैं, ये पहली घटना नहीं है। और मेडिकल कॉलेज बनाने का दावा जिन्होंने किया, अगर पहले से मौजूद मेडिकल कॉलेजों को किसी ने बर्बाद कर दिया है तो वो भाजपा सरकार है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हाथरस भगदड़ की घटना पर बोलते हुए ये अहम बातें कही हैं। जब कभी भीड़ इकट्ठी हो जाए, सरकार के अधिकारी और प्रशासन के लोग समय समय पर तैयारी करते हैं कि क्राउड कैसे मैनेज किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इमरजेंसी हो तो क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं जिनकी पूरी की जाए ज़रूरतों को। ये आज जो आप बात कह रहे हो, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की खराब हो चुकी हैं। ये पहली घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म कर दी हैं। जो लोग ये दावा करते थे कि नए नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे थे और जो समाजवादी सरकार में शुरू भी हुए थे, उनको भी अगर किसी ने बर्बाद किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि विषय नहीं है, लेकिन मुझे याद है सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज जो उस समय की पिछली सरकार ने काम शुरू किया था, उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया था, शुरू करने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने। लेकिन आज पता करो सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है।
या उत्तर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों का क्या हाल है? एक भी जिला अस्पताल इस सरकार ने नहीं ऐसा बनाया है जिसमें गरीब का इलाज हो सके। और ऐसे समय पर जब इमरजेंसी हो, उस समय तो किसी को इलाज मिलता ही नहीं है, और इलाज ना मिलने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जब स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य कैसे बेहतर उसमें लगे रहेंगे तो विभाग को कौन देखेगा? वो अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं, वो पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल विटामिन चाहते हैं, उसी के बाद वो स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। या पता नहीं मुख्यमंत्री जी क्या उसमें से विभाग में से कमी कर दे रहे हैं जिसकी वजह से विभाग ही ठीक नहीं चल रहा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे लगाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। मैं उन्हें इस अनूठे विचार के लॉन्च पर बधाई देना चाहता हूं। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आज सीएम आवास में एक पौधा भी लगाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज उसी श्रृंखला में यह पेड़ मैंने यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है। कानपुर नगर निगम को अच्छे काम और अच्छी राजस्व रिकवरी के लिए 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 106 करोड़ रुपए इंसेंटिव के रूप में मिले हैं। खासतौर से नगर निगम को एयर क्वालिटी इंडेक्स को मिनिमाइज करने के लिए मिले हैं। ये बात कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सर्किट हाउस पहुंचकर कही है। इस दौरान मीडिया के हाथरस में हुई घटना पर सवाल पूछने पर मंत्री ने किनारा करते हुए कहा कि जुडिशरी इंक्वायरी कर रही है, उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। बाकी रूटीन की बातें हैं बाद में करें। हाथरस में सर बता दीजिए, बाबा जी अभी तक नहीं पकड़ में आए हैं, क्या कहना चाहिए? हाथरस में जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हो गई और जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हो गई है। अब जो इंक्वायरी होगी उसके हिसाब से लोगों को कार्रवाई की जाएगी। कल अजीत सिंह सागा लगातार 4 घंटे सर योगी जी ने अभी बोला था कि किसी नेता का संपर्क है उनके साथ में। सर किसके लिए सारा किया था योगी जी ने? मंत्री जी अब जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हो गई। जुडिशियल इंक्वायरी में जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी पश्चिम विजय दुल ने कहा कि दिनांक 30 जून रात्रि को रामजी तिवारी अपने घर में बरामदे में सो रहा था, जिसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वहीं जब पुलिस को जानकारी मिली कि घटनास्थल पर जाकर जांच की गई और 5 टीमें लगाई गई, जिसमें पुलिस ने 72 घंटे में 76 हत्यारोपी संस्कार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बिल्हौर क्षेत्र अंतर्गत गेमऊ गांव में दिनांक 30 जून और 1 जुलाई की रात्रि में एक व्यक्ति श्री रामजी तिवारी अपने घर के बरामदे में रात को सोए थे और सुबह जब वो परिवार ने उनको देखा तो मृत हालत में पाए गए। उनके माथे पे एक चोट थी जिससे रक्तस्राव होने से उनकी मृत्यु हुई। इस घटना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सूचना पर मौके पहुंचा गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि उनके सिर पे और उनके चेहरे पे किसी भारी वस्तु से वार करने से उनके चेहरे की हड्डी और उनके सिर की हड्डी टूटने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। इस संबंध में जब विवेचना की गई तो जिस प्रकार से घटनास्थल पाया गया और जो मृत्यु के जो साक्ष्य मिले उसमें ये पाया गया कि ये किसी नज़दीकी व्यक्ति का ही काम है, क्योंकि उस गांव में जहां उनका घर है और जिस प्रकार से जो क्राइम सीन का
जो बनावट थी उसके हिसाब से ये हमारे को प्रारंभिक साक्ष्य मिले। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को सत्संग में भगदड़ से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सत्संग का आयोजन स्वयंभू गुरु भोले बाबा ने किया था, जिन्हें नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को सत्संग में भगदड़ से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सत्संग का आयोजन स्वयंभू गुरु भोले बाबा ने किया था, जिन्हें नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। वे उत्तर प्रदेश में एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। भोले बाबा उत्तर प्रदेश पुलिस की LIU में हेड कांस्टेबल रह चुके हैं। 18 साल से ज्यादा वक्त तक सरकारी नौकरी करने के बाद उन्होंने 1999 में VRS ले लिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस से VRS लेने के बाद सूरजपाल सिंह ने अपना नाम बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने सत्संग आयोजित किए। बाद में धीरे धीरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में उनके काफी अनुयायी बनने लगे। यूपी पुलिस की नौकरी के दौरान वे आगरा में रहते थे। परिवार में पहले तो भाई तारा के नाते से जाते थे, नौकरी करते थे, ऑफिस में जाते थे, और जो पड़ोसी थे वहाँ के एटा के आगरा के, तो वहाँ पर ही सब लोग पर इकट्ठे होते थे। तो हम समझते थे जब आए यहाँ पर तो हमने समझी इनके पड़ोसी हैं, मिलने जुलने वाले, जो बाबा जी भाई के घर पे आए हैं, जन्मभूमि पे आए हैं देखने के लिए। हर मंगल को होता था, केवल मंगल को सत्संग करते थे। उसके बाद संगत अपने चली जाती थी, आती थी, नमन करी और चली गई। कितनी भीड़ होती थी, किस तरह से? भीड़ तो मैडम यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आप लाखों की भीड़ हो जाती थी। हमारे यहाँ कोई ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई। भोले बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं दिखते। नारायण हरि अक्सर सफेद सूट और टाई या प्लेन कुर्ता पायजामा में ही नजर आते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी प्रेमवती भी होती हैं, जिन्हें माताश्री के नाम से भी जाना जाता है। संपन्न दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले नारायण हरि 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं। उनके कोई संतान नहीं है। 2001 से पहले यहाँ रहते नहीं थे, यहाँ पे नौकरी करते थे, बाहर रहते थे, और जब यहाँ आए हैं तब हमने उनको जाना है, तब पहचाना है। उसके पहले हम जानते भी नहीं थे कि हमारे गांव के हैं, आते नहीं थे कभी गांव में। नारायण हरि भले ही मीडिया से दूर रहते हों, लेकिन विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। 2022 में कोरोना महामारी के वक्त भी उन्होंने फर्रुखाबाद में सत्संग किया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि इजाजत कम लोगों की थी। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी सुरक्षा के लिए नारायण हरि ने नारायणी सेना के नाम से सुरक्षा दल बनाया है, जिसमें पुरुष और महिला गार्ड शामिल हैं, जो उन्हें उनके आश्रम से सत्संग तक अपनी सुरक्षा में लेकर चलते हैं। जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हाथरस में मंगलवार को हुए हादसे में मृतकों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उनके शव परिवार को सौंप दिए जाएंगे। हाथरस और उसके आसपास के जिलों में घायलों का इलाज चल रहा है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने हादसे की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। रामकिशोर की मां मंगलवार को हाथरस में भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार विश्वहरि के सत्संग में शामिल होने करीब 2.5 लाख लोगों में से एक थी। सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। भगदड़ की खबर फैलते ही घबराए रिश्तेदारों ने अपनों की तलाश शुरू कर दी। रामकिशोर अपनी मां की तलाश में एक के बाद एक अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, लेकिन बुधवार की सुबह तक उन्हें अपनी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये रिपोर्ट देखते हैं। रामकिशोर की मां मंगलवार को हाथरस में भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार विश्वहरि के सत्संग में शामिल होने वाले करीब 2.5 लाख लोगों में से एक थी। सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। भगदड़ की खबर फैलते ही घबराए रिश्तेदारों ने अपनों की तलाश करना शुरू किया।
रामकिशोर अपनी मां की तलाश में एक के बाद एक अस्पताल का चक्कर लगाते रहे, लेकिन बुधवार सुबह तक उन्हें अपनी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनको फोन भी स्विच ऑफ है, उनका वो नहीं मिल रहा है, अब पता ही नहीं मिल रहा है पूरा। 3-4 जगह मैं देख के आया हूँ। सब जगह पता किए? हाँ, हर जगह पता किया। अब बता रहे हैं वहाँ जाओ, यहाँ आए, यहाँ से बोल रहे वहाँ जाओ। अलीगढ़ बताया है, अलीगढ़ से अब उधर जाना का बोला है। हालांकि कई और लोग थे जिन्हें ये जानकारी मिली कि उनके चहेते लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे परेशान हो गए, गम का सैलाब उमड़ पड़ा। हादसे के बारे में उन्होंने जो कुछ सुना उसे बताते हुए वे सिहर उठे। प्रोग्राम में एकदम ऐसी भीड़ आई तो मतलब एक के ऊपर एक, मम्मी बहुत ज्यादा नीचे दब गई थी हमारी। ऐसा क्या हो रहा था वहाँ पर जो एक ऊपर एकदम भीड़ एकदम टूट पड़ी? किस चीज़ पर भीड़ टूटी थी? वो प्रभु जी आए थे, उनके चरणों की धूल लेने के ऊपर, एक के ऊपर एक। उर्मिला देवी अपनी पोती को सत्संग में ले जाने के लिए खुद को कसूरवार ठहरा रही हैं। हादसे के बाद से वे उसे तलाश रही हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। उर्मिला देवी ने कहा कि पोती को ढूंढे बिना घर वापस जाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। हमें तो हमें अपनी बेटी की चिंता है, मेरे ऊपर दोष लगा हुआ है। वही तो गई कि लिबा के ले गई, जब मेरे संग न होती कोई बात नहीं। जाई मार में घर ना गई अपने, वो न कोई घर से आया जिन गुस्सा में ना आया, जिनका घर से नहीं कोई आया, भरवाने नहीं आया, पता तो लग गया होगा उन्हें। हाँ, थोड़ी बहुत पता लग गई है। हालांकि लोकेश जैसे कुछ लोग अपने कुछ रिश्तेदारों को खोजने में कामयाब रहे, लेकिन वे उन्हें गंभीर तौर पर घायल मिले। वे कुछ रिश्तेदारों को अब भी तलाश रहे हैं। ये काम आसान नहीं है, क्योंकि हादसे में घायल हुए कई लोगों और कई मृतकों के शवों को रेस्क्यू टीमें सिर्फ हाथरस ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिलों के अस्पतालों और मॉर्चुरी में ले जा चुकी हैं। हम तीनों जनों ने खूब ढूंढा, नहीं मिले, खूब प्रयास किया। फिर 3 लोग एक खोए हुए थे, एक हमारी भाभी जी थी, एक हमारी दादी जी थी और हमारी एक सिस्टर थी। इनमें 2 लोग तो हमको मिल गए, 5:30 बजे 2 लोग हमको मिल गए। उनकी ज़्यादा हालत गंभीर थी। फिर हमने देखा कि नहीं मिल रही हैं, तो हमने पुलिस प्रशासन से भी पूछा, सर हमें कुछ ऐसा बता दो कि जहाँ हमें मिल जाएँ। तो उन लोगों ने एक ही जवाब दिया कि या तो आप एटा जाएँ, या कासगंज जाएँ, या अलीगढ़ जाएँ, या हाथरस जाएँ। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवार वाले और रिश्तेदार गुस्से में हैं, लेकिन खुद को बेबस पाते हैं। वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इतनी लाखों की भीड़ में क्या होगा? जो गिर गए के ऊपर क्या है रही है, ये बताइए। बोले कि यहाँ नहीं मिली, क्या मैंने कहा आप मेरे लिए बता देना है। मैंने शाम को 6 बजे कॉल आया, बोले बिल्कुल नहीं मिलेगी, कोई पता नहीं पड़ रहा वहाँ से। शक्कत क्या करें आप? सर न्याय मिलना चाहिए हमारे लिए, कठोर से कठोर न्याय मिलना चाहिए, और यही कहना चाहेंगे, और कुछ नहीं। प्रशासन तो देखो जी, शासन तो न्याय की गुहार लगाएंगे। मैं नहीं, पूरा जितने मृतक हैं उनके परिवार के लोग सभी गुहार लगाएंगे। प्रशासन कुछ न कुछ न्याय गरीबों को दिलाए। जो लोग हादसे से बच निकलने में कामयाब रहे, वे भी हैरान हैं। हाँ, तरफ में ही घटना हुई, हम तो थे नहीं, हम तो स्टेशन चले, हम स्टेशन चल दी ना। जब फार्म के सुना, जब फार्म के लोग बाग बताएं तो भाई दुख तो होता है। हादसे का शिकार हुए लोग हाथरस के फुलरई गांव के पास नारायण साकार विश्व हरि के नाम से मशहूर भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को सत्संग के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की। उन पर सबूत छिपाने और शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग शामिल हुए थे, जबकि सिर्फ 80,000 लोगों को ही इजाजत दी गई थी। नारायण साकार विश्व हरि का नाम FIR में आरोपितों की लिस्ट में नहीं है, हालांकि उनका नाम शिकायत में दर्ज है। खबर है देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र से, जहां उपनगर के आजाद नगर वार्ड नंबर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें फ्रिज में अचानक ही करंट आ जाने के दौरान मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटा इसकी चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए CHC अस्पताल भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही CO अंशुमान श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी रत्नेश तिवारी, कोतवाली प्रभारी रतन पांडे ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के रहने वाले चित्रकार जुहैब खान ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा का दीवार पर कोयले से 6 फीट लंबा चित्र बनाकर रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम का स्वागत किया है। चित्रकार जुहैब खान ने कहा कि T20 जीतने के बाद इंडियन टीम भारत लौट चुकी है और जिसके लिए हम सभी लोग उनका स्वैग से स्वागत करने को तैयार हैं और रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, इसलिए हमने उनका 6 फीट लंबा कोयले से दीवार पर चित्र बनाकर पूरी क्रिकेट टीम का स्वागत किया है और उनको जीत की बधाई दी है। और उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में रहता हूँ। मैं समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाता हूँ। आज मैंने एक 6 फुट का चित्र रोहित शर्मा जी का ट्रॉफी के साथ लिया है। उसके क्योंकि आज टीम इंडिया भारत लौट रही है विश्व का जीतकर, उस संबंध में उनका स्वागत करते हुए मैंने ये चित्र बनाया। उन्नाव के थाना व कस्बा बेहटा मुजावर में अपने 2 बेटों के साथ में कस्बे के ही संडीला बांगरमऊ मार्ग किनारे अपने समोसा मिठाई की गुमटी दुकान के पास में सो रहे थे कि तभी रात में करीब 1:30 बजे बांगरमऊ से संडीला की तरफ जा रहे चावल लदे ट्रक में किसी तरीके से अनियंत्रित होकर बेटे व मां के ऊपर ही पलट गया, जिसमें 3 सदस्य उनके नीचे दब गए। घटना के समय तेज आवाज से आसपास के लोग आए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया है। आज रात लगभग 2 बजे सूचना मिली कि थाना बेहटा मुजावर के पास एक चौराहे पर चावल की बोरी से लदा हुआ ट्रक पलट गया। सूचना पर मौके पर पुलिस तत्काल पहुंची और देखा गया कि उसमें एक हलवाई का परिवार जो वहां रहता है उसमें उस परिवार की एक महिला और 2 बच्चे दबे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया, काफ़ी कोशिश की गई उनको बचाने की, लेकिन ये उनको नहीं बचाया जा सका। ये राजकुमार नाम का व्यक्ति जो हरदोई जिले का रहने वाला है। तो अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक और जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। ये ट्रक चावल से लदा हुआ था, बांगरमऊ से संडीला की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक ये अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गुमटी पर पलट गया, जहां पर 2 बेटे अपनी मां के साथ सो रहे थे और इस ट्रक के नीचे दब जाने से तीनों लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। तो यहाँ खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, बांगरमऊ से संडीला की ओर जा रहा था ये ट्रक। और हाथरस की घटना को लेकर आईजी शलभ माथुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जिनके नाम से परमिशन ली गई, उनके नाम से परमिशन ली गई ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेद प्रकाश मधुकर है ना, मधुकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी हुई हैं। मधुकर जी के ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है और मधुकर जी मुख्य रूप से हम लोग उनकी पूछताछ के अंदर, अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कितने मुकदमे में दर्ज है पहले के ऊपर बताइए। बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये हेड कांस्टेबल पद से इन्होंने DRS लिया था और ये SPR ऑफिस जो होता है आगरा में, वहाँ पर तैनात थे। वहाँ से इनके द्वारा VRS लिया गया। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक FIR लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेवल पे, और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहाँ पर और भी कहीं पे FIRs हैं क्या, ये चीज़ हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी हैं और इन सब टीमों से, इन सब प्रदेशों से सहयोग लिया जा रहा है। जी, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई दोषी है नहीं है। मैंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, इन्वेस्टिगेशन एज वी प्रोसीड, इफ सम इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेज एविडेंसेस, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के अंदर और भी चीज निकल के आती है तो वी विल प्रोसीड। आज जो है हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इस चीज को लेके अलग अलग भ्रामक सूचनाएं चल रही थी कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है या पुलिस की गिरफ्तारी की संख्या इतनी है या इतनी महिलाएं हैं। तो आज आप लोगों से संवाद इसलिए किया गया कि आज की तारीख में ये स्थिति है, जिससे आपको अवगत कराया गया।
Baba mujbur sir, one question. Was Baba head of the organization which sought permission for this event? Yes, परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई। ठीक है, थैंक यू। दिस इज आप खुद ही कह रहे हैं कि इन लोग की जिम्मेदारी होती थी क्राउड मैनेजमेंट की, तो इन्हीं की जिम्मेदारी बाबा की। पुलिस की लापरवाही और प्रशासनिक व्यवस्था हेतु ही न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जो कि इस बारे में तस्दीक करेगा। आयोग शीघ्र यहाँ पर विजिट करने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो मैंडेट है उसके अंदर ये भी एसओपी है कि भविष्य के अंदर इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए कैसे कदम उठाने हैं, क्या समुचित व्यवस्था करनी है। तो मैं ये आपसे कह ही नहीं रहा हूँ कि पुलिस की लापरवाही है या नहीं है। इस संदर्भ में माननीय आयोग जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस की ओर से साफ तौर पर ये बड़ी बातें कही गई हैं। हाथरस हादसे इस पूरे हादसे को लेकर उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम मुरादाबाद से बताते हैं। मुरादाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर छात्र ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। मुरादाबाद से अहम खबर, छात्र ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली और टीएमयू में MD द्वितीय वर्ष के छात्र ने सुसाइड किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पीजी हॉस्टल के 106 नंबर कमरे में सुसाइड किए जाने की बात सामने आई है। सुसाइड की सूचना से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, टीएमयू में MD द्वितीय को लेकर अहम जानकारी। पीजी हॉस्टल के 106 नंबर कमरे में सुसाइड किया है। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूटता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अनाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदियां और नहर उफान पर आ जाते हैं और कहीं पर आशियानों को अपने आगोश में ले लेते हैं तो कहीं किसी का पूरा परिवार बिखर जाता है। इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं और क्या है ये पूरी तैयारियां, इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से भी बनी हुई और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपना कहर बरपा चुकी हैं। 16-17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। 4700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लापता हो गए और इस विकराल प्रलय का रूप जिसने भी देखा और सुना उसकी रूह तक कांप गई थी। इस प्रलय का असर सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। आपदा की वजह से मैदानी क्षेत्रों में नदी का स्तर काफी हद तक बढ़ गया था। ये नजारा देखकर जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ पैर तक फूल चुके थे। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष भी उत्तराखंड के काशीपुर की ढेला नदी का जल स्तर कितना बढ़ गया था कि ढेला नदी में कई आशियाने तिनके की तरह बह गए थे और इसी वजह से मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभागों के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई देते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ चौकियां और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। बेला नदी किनारे पिंचिंग का कार्य कराया गया। नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलग रहने की अलर्ट हिदायत तक दी है और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई है, क्योंकि काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी और केसी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती है। साथ ही ये नदियां पड़ोसी क्षेत्रों में स्थित डामोर से भी जुड़ी हैं और वाटर धाम का जैसे ही जल स्तर बढ़ता है तो वहां से भी पानी छोड़ा जाता है। काशीपुर उप जिला अधिकारी अभय प्रताप के नेटवर्क में लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है और दामों पर संपर्क साधे बैठी है। बताना चाहूँगा कि काशीपुर लास्ट ईयर मानसून सीजन में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो गया था। हमारे 2 क्षेत्र मेन हैं,
एक हमारा लक्ष्मीपुर पट्टी है और दूसरा है हेमपुर इस्माइल। इन दोनों क्षेत्रों में पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो सबसे पहले हम इन क्षेत्रों में सिंचाई विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से और PWD की तरफ से हर विभाग से जो काम हो सकते थे वो सारे कराए गए हैं। इसके अलावा वहाँ के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जो हमारा राहत बचाव केंद्र है वहाँ पे हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। इसके अलावा जो हमारी पटवारी जो चौकियाँ बनती हैं, ये बाढ़ कंट्रोल चौकियाँ, वो भी एक्टिवेट कर दी गई है। इसके अलावा हमने एक नंबर भी रखा है जो तहसील में रहेगा। PNT नंबर के अलावा एक हमने मोबाइल नंबर भी रखा है जिसमें लोग अपनी समस्याएं व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो और इसके अलावा जितने हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ से शिकायतें आती हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई है लंबे समय पे, उन सभी क्षेत्रों में नालों की सफाई कराई जा रही है और ऐसे सारे जगह पे काम हो रहा है। बहरहाल उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने चिंता जताई है। बदलते मौसम के इस मिजाज में कब जल अपना विकराल रूप लेकर उत्तराखंड में प्रलय ले आए, इस बारे में कुछ भी कहा जा नहीं सकता है। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश भी कर ली है। बस अब देखने वाली बात होगी कि मैदानी क्षेत्रों में क्या नदियां उफान पर आती हैं और प्रशासन की तैयारियां धरातल पर खरी उतरती हैं या फिर नहीं। के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में लैंडस्लाइड की वजह से पीने के पानी की समस्या आ खड़ी हुई है। जू रोड और गंगा झील के बीच में ईटानगर टाउनशिप में पानी की लाइन टूट गई है, जिसकी वजह से सी सेक्टर, ESS, गांधी मार्केट और आसपास के इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई ठप है। हालांकि लाइन को चालू करने का काम चल रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई को बहाल करने में हफ्ते भर का समय लग सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में लैंडस्लाइड की वजह से पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। जू रोड और गंगा झील के बीच ईटानगर टाउनशिप में पानी की लाइन टूट गई, जिसकी वजह से सी सेक्टर, ESS, गांधी मार्केट और आसपास के इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई ठप है। हालांकि लाइन को चालू करने का काम चल रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई को बहाल करने में करीब हफ्ते भर का समय लग सकता है। हम लोग कोशिश कर रहा है, इस बीच में जो भी थोड़ा तकलीफ होगा आप लोग हम लोग का साथ में थोड़ा साथ दीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। हम लोग मैन एंड मशीनरी के साथ में हम लोग दिन रात हम लोग कोशिश करेगा, एस एंड व्हेन जितना अर्ली एज पॉसिबल हम लोग रेस्टोरेशन हम लोग करके आप लोग को ये तकलीफ से दूर रखने के लिए कोशिश करेंगे। कुदरत के इस कहर की वजह से जोटे में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पोमा में फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान समेत 3 दर्जन से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाले हाईवे से संपर्क कट गया है। ये रोड 2 दिनों से ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग रेस्टोरेशन वर्क को वर्क फुटिंग में लगा हुआ है और काफ़ी मशक्कत करने के बाद कुछ हद तक रेस्टोरेशन वर्क हुआ है और आगे काम तो जारी रहेगा। पीछे में जो बस गांव है उसमें लगभग 100 का घर आसपास है, तो अभी यहाँ का जो रहने वाला यह कैपिटल से पूरा कटा होकर रह रहा है। तो हमारा यहाँ का ये जो दुख तकलीफ को हम अपना ये हॉनरेबल कॉर्पोरेटर को और IMC का हॉनरेबल मेयर को, हम लोग का ये हॉनरेबल MLA को और हमारा ये DC मैडम को, कैपिटल का वाला को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ काइंडली अगर सकने से विजिट करके हम लोग का ये प्रॉब्लम को कुछ देख देने के लिए कोशिश कीजिएगा। आंकड़ों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से राज्य में 61,000 से ज्यादा लोग परेशान हैं। करीब 300 लोगों को ईटानगर, चांगलांग और नामसाई जिले में रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 29 जुलाई को अर्धशतक जड़ने वाले हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर को आउट करके दक्षिण अफ्रीका पर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले पांड्या 2 अंक के फायदे से श्रीलंका के स्टार वनिंदु हरसंगा के साथ मेंस T20 ऑलराउंडर की लिस्ट में टॉप पर है। ये रिपोर्ट देखिए। हार्दिक पांड्या बुधवार को ICC T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में खिताब जीतने के बाद भारत के क्रिकेटरों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 29 जुलाई को अर्धशतक जड़ने वाले हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर को आउट करके दक्षिण अफ्रीका पर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले पांड्या 2 अंक के फायदे से श्रीलंका के स्टार वानिंदु हसरंगा के साथ मेंस T20 ऑलराउंडर की लिस्ट में टॉप पर हैं। पांड्या ने फाइनल मैच में 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे।
आईपीएल में मुंबई इंडियंस के नए कप्तान के रूप में फैन की हुटिंग का सामना करने के बाद पांड्या ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुए T20 वर्ल्ड कप में वापसी करते हुए शानदार परफॉर्मेंस दी थी। T20 वर्ल्ड कप में पांड्या ने निचले क्रम में बल्ले से शानदार पारियां खेली और गेंद से भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। उन्होंने 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 144 रन बनाए और टूर्नामेंट में 11 विकेट भी लिए। T20 वर्ल्ड कप में 15 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाले भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 12 पायदान ऊपर चढ़कर टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। वे रैंकिंग में 12वें नंबर पर हैं। हालांकि ये 2020 के बाद उनकी हाईएस्ट पोजीशन है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने मंगलवार को उन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने एंट्री स्टैंडर्ड के साथ साथ वर्ल्ड रैंकिंग कोटा के जरिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से पेरिस ओलंपिक गेम्स में जगह बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। ज्योति याराजी ओलंपिक की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय एथलीट बन सकती हैं। वहीं शॉट पुटर आभा खटुआ ने अपनी वर्ल्ड रैंकिंग की बदौलत इसी महीने शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक गेम्स में जगह बना ली है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने मंगलवार को उन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की जिन्होंने एंट्री स्टैंडर्ड के साथ साथ वर्ल्ड रैंकिंग कोटा के जरिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से पेरिस ओलंपिक गेम्स में जगह बनाई है। हालांकि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ तय करेगा कि वर्ल्ड रैंकिंग कोटा से ग्रेड बनाने वालों में से किस खिलाड़ी को चुना जाए। मई में फिनलैंड में हुए मुकाबले में याराजी ने 12.78 सेकंड में दौड़ पूरी की। ये 12.77 सेकंड के क्वालिफाइंग टाइम से केवल 1 सेकंड का 100वां हिस्सा ज्यादा है। वे वर्ल्ड रैंकिंग कोटा लिस्ट में 34वें नंबर पर हैं। ओलंपिक की 100 मीटर हर्डल रेस मुकाबले में 40 एथलीटों को उतरना है। फेडरेशन कप में 18.41 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली शॉट पुटर आभा खटुआ वर्ल्ड रैंकिंग कोटा प्लेस से बाहर थीं। लेकिन रविवार को खत्म हुई नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में 17.63 मीटर के गोल्ड मेडल जीता परफॉर्मेंस ने उन्हें 23वें नंबर पर पहुंचा दिया। ओलंपिक के शॉट पुट मुकाबलों में 32 एथलीट जोर आजमाइश करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 20 में 10वीं कक्षा के छात्र के द्वारा खुदकुशी करने का एक मामला सामने आया है। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले को लेकर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। एक बच्चा है 15-16 साल का जो 10th क्लास में पढ़ता था और ये हर दिन सेक्टर 10 में जाता था ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो कल इसके टीचर का फ़ोन आया था कि भाई ये स्कूल नहीं आया, कोचिंग में नहीं आया। इस बात पे इसकी मम्मी ने थोड़ा इसको डांटा था, बता रही थी रोज़ का काम है, ऐसे ही कभी नहीं जाता तो डांट देती थी। लेकिन रात इसने फिर ये अपनी कुंडी बंद कर ली 7 बजे, ये कुंडी बंद करके ही पढ़ता था ऐसा बता रहे हैं इसके वाले। लेकिन रात इसने किसी वजह से सुसाइड कर लिया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है मेरठ से। अगली बड़ी जानकारी, जहां 6 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी यूपी डीजीपी मेरठ पहुंचेंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक होगी। कई राज्यों वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, एडीजी मेरठ जोन डीके ठाकुर ने जानकारी दी है। और कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, कई राज्यों वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कांवड़ यात्रा के संबंध में अधिकारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश।
और अगली खबर आपको हाथरस मामले से जुड़ी बताते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। हाथरस से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी। सत्संग में भगदड़ में 123 लोगों की मौत का ये पूरा मामला हम जानकारी आपको बता रहे हैं। नरीपुरा की आशा देवी की हुई है हादसे में मौत और आशा देवी की बहन हादसे में बाल बाल बची हैं। तो हम जानकारी आपको बता दें। बाबा खुद बैठे एसी में, पब्लिक को छोड़ दिया गर्मी में। ये सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। बाबा की है अपनी फौज जो करती है बाबा की सुरक्षा। हाथरस से खबर। सत्संग में भगदड़ में 123 लोगों की मौत का पूरा मामला। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। हाथरस से उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, लोगों को वहां से ले जाया गया, कई लोगों की जान चली गई और साफ तौर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वाकई परेशान कर देने वाली थी। अभी फिलहाल देखिए 123 संख्या हो चुकी है लोगों के, जो लोगों की जान गई है। हाँ जी, अभी डीआईजी अलीगढ़ ने डीएम और एसपी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पुलिस लाइन में, जिसमें कुल मरने वालों की संख्या 123 बताई है। और जिन लोगों के नाम से इस कार्यक्रम की जो अनुमति ली गई थी उनमें से जो मुख्य व्यक्ति है उसके नाम 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। NDW उसका निकाला गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। तो हाथरस में अब तक 123 लोगों की मौत की बात सामने आई है। और बाबा की है अपनी फौज जो करती है बाबा की सुरक्षा। ये सभी अहम बातें सामने आई हैं। हाथरस से खबर। 123 लोगों की मौत का पूरा मामला। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हाथरस से खबर। सत्संग में भगदड़ में 123 लोगों की मौत का पूरा मामला। अहम खबर आपको हम बता दें। जहां पर न व्यवस्था थी न इंतजाम थे, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई बिना इंतजाम की। ये सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। हाथरस से खबर। सत्संग में भगदड़ में 123 लोगों की मौत का पूरा मामला और नरीपुरा की आशा देवी की हुई है हादसे में मौत। बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर जहां पर बाबा की है अपनी फौज जो बाबा की सुरक्षा करती है। ये सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर हाथरस से खबर। सत्संग में भगदड़ में 123 लोगों की मौत का ये पूरा मामला है
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, नरीपुरा की आशा देवी की हुई है हादसे में मौत। तो नरीपुरा की आशा देवी की हादसे में मौत हुई है और आशा देवी की बहन हादसे में बाल बाल बची हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम रांची से बताते हैं। इस बीच रांची से एक अहम खबर, जहां पर 7 जुलाई को हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। अहम खबर, तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ और 7 जुलाई को हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, 7 जुलाई को हेमंत सोरेन सीएम पद की लेंगे शपथ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समीक्षा बैठक की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अनेक भावी योजनाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जलभराव का मुख्य कारण है नालों पर अतिक्रमण। और अब सीधा आपको मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर विश्व विजेता इंडियन टीम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और यहां पर जोरदार स्वागत और इंडिया इंडिया के नारे लगाए गए हैं। और देखिए, 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचने के बाद में यहां पर प्रधानमंत्री के साथ में विशेष मुलाकात भी हुई थी और अब दिल्ली से सीधा मुंबई के लिए रवाना हो चुकी थी टीम, जिसके बाद अब मुंबई पहुंचने की खबर सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर मुंबई पहुंचने के बाद में मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया है। कल रोहित शर्मा की ओर से एक पोस्ट किया गया, एक भावुक अपील फैंस के साथ में की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस खुशी को आपके साथ साझा करना चाहते हैं, इस खुशी को आपके साथ मनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर पहुंचिएगा। और मरीन ड्राइव से लेकर विक्ट्री परेड वानखेड़े स्टेडियम तक पहुंचेगी और ऐसा माना जा रहा है कि यहीं पर बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है जय शाह, उनको टीम की ओर से ट्रॉफी सौंपी जाएगी।
तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए वो बीसीसीआई के सचिव हैं और जय शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जय शाह की ओर से भी कहा गया था कि विक्ट्री परेड में पहुंचे और सभी खिलाड़ियों की प्रशंसा की है। तो देखिए मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया है और इस दौरान टीम इंडिया खुली बस में बताया जा रहा है कि मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक जाएगी और इस जीत का जश्न देशवासियों के साथ में मनाएगी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।